वेलकम टू फार्मा कंसेप्ट दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि इनसे रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। देखिए, अगर आपके कोई भी मित्र या आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, जीपेट एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव फार्मा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही अभी के अभी फार्मा कंसेप्ट ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे हमारी लाइव क्लासेस, डिकोडेड क्लासेस, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स भी स्टडी के लिए मिल जाएंगे, और वो बिल्कुल कम रेट में मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अभी उन पर ऑफर कोड भी चल रहा है, जिसके अंदर आपको लगभग 40% तक डिस्काउंट मिल सकता है हर एक कोर्सेज में। तो काफी कुछ वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिएगा फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड करने का, और आप भी इससे तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आप निश्चित तौर पे एग्जाम में सफलता हासिल कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है टीएसपीएम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल और होलसेल ड्रग स्टोरेज। यानी कितना मिनिमम एरिया चाहिए अगर मान लो कोई व्यक्ति रिटेल या फिर होलसेल ड्रग स्टोर ओपन करता है, तो कितना मिनिमम एरिया मिनिमम चाहिएगा। ऑप्शन है 10 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 15 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 16 मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है 20 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर। देखिए, आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति अलग से रिटेल स्टोर खोलना चाहता है, तो उसको 10 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए चाहिए। अगर वो होलसेल ड्रग स्टोर भी सेपरेट ओपन करना चाहता है, तो उसको मिनिमम 10 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। देखिए, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल और होलसेल ड्रग स्टोर इज 10 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें फीट में बात करें तो इसको हम 108 फीट स्क्वायर भी कहते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कंबाइंड तौर पे दोनों ही ओपन करूं, जिसमें रिटेल भी हो और होलसेल भी हो, तो वहां पे आपको जो मिनिमम एरिया चाहिएगा वो चाहिएगा 15 मीटर स्क्वायर। यानी while for opening a combined retail और wholesale drug store the minimum area should be 15 मीटर स्क्वायर, या फिर यूं कह सकते हैं 162 फीट स्क्वायर चाहिएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट टू ओपन ए ड्रग स्टोर कम्स अंडर शेड्यूल एन। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ड्रग स्टोर ओपन करने की, वो शेड्यूल एन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें बताई ना, तो मान लो अगर यहाँ पे देखिए रिटेल का पूछे तो भी आपको पता रखना है 10 मीटर स्क्वायर, होलसेल का पूछे तो 10 मीटर स्क्वायर, और अगर क्वेश्चन में कंबाइंड का पूछ ले तो भी ध्यान रखना है 15 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन। एबीसी एनालिसिस किस पे बेस्ड है वो आपको बतानी है। ऑप्शन है स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी है कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी है यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल एंड ऑप्शन डी है नन। तो आपको बताना कि जो एबीसी एनालिसिस होती है ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में, वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल। यानी जो मटेरियल है उसका कंजप्शन वैल्यू कितना है, उस पर डिपेंड रहता है एबीसी वैल्यू, है ना। देखिए, ड्रग या आइटम को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर एनुअल एक्सपेंडिचर अकर्ड। यानी एनुअली कितना एक्सपेंडिचर उन पे होता है, उसके आधार पर ड्रग को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है आपका ए। यहाँ पे एबीसी एनालिसिस में ये ए, बी और सी तीनों ही अलग अलग ग्रुप है। ग्रुप ए का मतलब हुआ कि 10% ऑफ आइटम, जो हमारे ड्रग स्टोर है उनमें मात्र 10% रखे जाने वाले आइटम, एंड दैट कंज्यूम 70% ऑफ टोटल बजट। यानी 10% ही आइटम है, बाकी अगर हम बजट के तौर पे देखें तो हमारे ड्रग स्टोर का 70% तक का बजट कंज्यूम कर रहे हैं। यानी जब कभी भी हम उन आइटम के बारे में ध्यान रखें तो हमें उनको क्रिटिकली ध्यान रखना चाहिए। यानी कोई भी आइटम अगर मिसमैच हुआ तो अपने बहुत ही ज्यादा बजट में लॉस हो सकता है। तो ये क्रिटिकली वाइड ग्रुप रहता है, ग्रुप ए। इसमें मात्र 10% आइटम ही रहते हैं। जो महंगे महंगे आइटम होते हैं ना, वो ग्रुप ए के अंदर आते हैं। सेकंड हो गया आपका ग्रुप बी, जिसमें 20% ऑफ आइटम रहते हैं और वो हमारे टोटल बजट का 20% कंज्यूम करते हैं। जैसे कि 100 या 1 लाख रुपीज मान लो अपन ने टोटल कंज्यूम किया है एक ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए, तो वहां पे 20,000 रुपीज का ये ग्रुप बी आइटम लगभग रहेगा। इसी तरीके से आता है आपका ग्रुप सी आइटम। ग्रुप सी आइटम में कितने होते हैं, 70% ऑफ आइटम्स जो हमारी मेडिकल स्टोर है या फिर रिटेल शॉप है उसके अंदर
70% ऑफ आइटम ग्रुप सी के रहते हैं और ये टोटल बजट का मात्र 10% ही कंज्यूम करते हैं। तो ये ग्रुप एबीसी एनालिसिस किस पे डिपेंड है? कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, कितना कंज्यूम करते हैं मटेरियल, है ना, उनकी वैल्यू कितनी है, उस पे एबीसी एनालिसिस बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ग्रुप ए में कौन सा आइटम रखा गया है, ग्रुप बी में कौन सा रखा गया है, तो आप कंप्लीटली इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, वीईडी एनालिसिस रिफर्स टू, यहाँ पे इसको हम वेद एनालिसिस भी कहते हैं। वीईडी एनालिसिस किसको रेफर्स करती है? ऑप्शन ए है वेरी इफेक्टिव डोज, ऑप्शन बी है वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, ऑप्शन सी है वेरी इफेक्टिव डेट एंड ऑप्शन डी है वेरी एसेंशियल डोज। आपको बताना है कि वीईडी एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल। ये आपका वीडी एनालिसिस का मतलब होता है। देखिए वीडी एनालिसिस को हम वेद एनालिसिस भी कहते हैं। देखिए वी फोर होता है वाइटल आइटम, क्या होता है? वाइटल आइटम इन अबाउट 10% ऑफ टोटल आइटम। और ड्रग, एब्सेंस ऑफ दिस ड्रग कैन नॉट बी टॉलरेटेड, ऐसे आइटम जिनकी एब्सेंस अगर मान लो ड्रग स्टोर में है तो वो टॉलरेबल नहीं है, ऐसे आइटम्स हम वाइटल आइटम में डालते हैं। सेकंड हो गया आपका एसेंशियल आइटम्स, जो लगभग हमारे ड्रग स्टोर के अंदर 40% तक रहते हैं, अबाउट 40% ऑफ टोटल आइटम और ड्रग। एंड एब्सेंस टॉलरेटेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर मान लो वो कम हो गए, खत्म हो गए, तो थोड़े से पीरियड के लिए हम उनकी एब्सेंट झेल सकते हैं, हम उसकी जगह कोई रिप्लेस आइटम भी दे सकते हैं। और थर्ड हो गया आपका डिजायरेबल आइटम्स। डिजायरेबल आइटम्स जो कि लगभग हमारे मेडिकल स्टोर पे या रिटेल शॉप पे 50% तक टोटल आइटम हो, दैट इज कॉल्ड डिजायरेबल आइटम, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये। और एब्सेंस टॉलरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, अगर मान लो कोई आइटम इसमें से एब्सेंट है तो उसको हम काफी समय तक झेल सकते हैं। इन आइटम्स रिक्वायर्ड और लेस सीरियस पेशेंट, क्योंकि ये आइटम्स जो कम सीरियस पेशेंट है उनको लिए चाहिए होता है, और वाइटल आइटम तो सीरियस पेशेंट के लिए चाहिए होता है। मान लो एक भी आइटम इसमें से कम हो गया तो पेशेंट की जान जा सकती है, अगर मान लो टाइमली अवेलेबल हो तो। इसलिए एब्सेंस ऑफ दिस ड्रग कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इसलिए वाइटल आइटम होना जरूरी है। तो वीडी एनालिसिस यही बताता है कि जो हमारी मेडिकल स्टोर है उसमें कौन सा आइटम वाइटल आइटम की कैटेगरी का है, कौन सा एसेंशियल आइटम का है और कौन सा डिजायरेबल आइटम्स के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ फीफो इज, फीफो का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए है ऑप्शन फर्स्ट इन फास्ट आउट, ऑप्शन बी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन सी है फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑप्शन डी है फर्स्ट इन फास्ट ऑर्डर। आपको बताना है कि फुल फॉर्म ऑफ फीफो क्या होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो पहले अंदर आ गया है उसे हमें पहले ही बाहर निकालना है ना। जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो कोई आइटम हमने 2021 में परचेज कर लिया था, तो हमें उसको सबसे पहले उसको 2021 वाले आइटम को बाहर निकालना है। अगर मान लो मैंने कोई आइटम 2023 में परचेज किया है या 2022 में परचेज किया है और इसके सामने रख दिया है, तो पहले मेरे को 2022 वाला नहीं निकालना है, पहले मेरे को कौन सा निकालना है? 2021 वाला, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट नियर होगी और इसकी एक्सपायरी डेट लॉन्ग होगी। जो बाद में लिया उसकी एक्सपायरी डेट जनरली लॉन्ग होती है ना। तो जो बाद वाला आइटम है उसको हमें रहने, लास्ट इन लास्ट आउट होता है, लीलो भी होता है लास्ट इन लास्ट आउट। तो लास्ट में लिया है उसको लास्ट में ही आउट करना है, जो पहले लिया उसको पहले आउट करना है, जिससे कि बाहर निकालना है, जिससे कि कोई भी ड्रग मेडिकल स्टोर पे या फिर जो भी आपका रिटेल है या होलसेलर है स्टोर है वहां पे एक्सपायर नहीं। इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो पद्धति अपनाई जाती है जब कभी भी हम रिटेल या मेडिकल होलसेल वाला मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक। बफर स्टॉक में से क्या है, कौन सा लेवल है स्टॉक का? ऑप्शन है हाफ ऑफ द एक्चुअल स्टॉक, ऑप्शन बी है मैक्सिमम स्टॉक इन इन्वेंट्री, ऑप्शन सी है मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल एंड ऑप्शन डी है हाफ ऑफ द एक्चुअल स्टॉक। तो आपको बताना है कि बफर स्टॉक इनमें से क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट। बफर स्टॉक ये है कि हमारी जो भी रिटेल शॉप है उसके अंदर मिनिमम किसी ड्रग का स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए, इससे नीचे नहीं हो, हमेशा कम से कम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए, जैसे कि मान लो कोई सप्लाई
आने में 2 या 4 दिन लग जाए या फिर कुछ लेट आए या 5-7 दिन का ग्रेस पीरियड लग जाए, तो मिनिमम ये जो स्टॉक है वो उस समय तक चल सके, है ना? तो इतना जो मिनिमम स्टॉक रखना है दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक, है ना? बफर स्टॉक एक प्रकार का सेफ्टी स्टॉक है। क्या है सेफ्टी स्टॉक? मान लो कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाए या कुछ भी कंडीशन हो जाए, तो एटलीस्ट इतना स्टॉक तो अपने पास होना ही चाहिए जो कि उसको लगभग 20-25 दिन 15 दिन तक उसको चला सके। देखिए ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको कैलकुलेट करने का तरीका है मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, यानी एक दिन में कितना कंज्यूम हो रहा है माइनस एवरेज डेली कंजप्शन, ठीक है ना? उसमें से एवरेज डेली कितना कंज्यूम हो रहा है, मैक्सिमम कितना हो रहा है, उसमें से एवरेज को घटा लो। और टोटल लीड टाइम जैसे कि कई बार होता है कोई मेडिकल स्टोर वाले 7 डेज का लीड टाइम देते हैं, ये नहीं इतना होना चाहिए। कोई अगर मान लो गाँव के अंदर है, दूर दराज में है, तो वो लगभग 15 डेज का लीड टाइम्स भी दे सकते हैं। और यहाँ बहुत ही ज्यादा दूर है तो 30 डेज का भी लीड टाइम्स दिया जा सकता है। तो जितना लीड टाइम देंगे उसी के अनुसार उसका बफर स्टॉक रहेगा। लीड टाइम का मतलब होता है ऐसा टाइम जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि हम जब ऑर्डर करेंगे तो सामने वाली जो भी फर्म है वो कितने दिन में हमारे पास पहुंचाएगी और उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या फिर कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाए तो उसको मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, वो हम लीड टाइम में जनरली काउंट करते हैं। वेयर लीड टाइम इज द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रेसिपिएंट इन स्टोर, यानी अगर ऑर्डर को प्लेस करें तो उसके बाद वो कितने दिन में रेसिपिएंट यानी स्टॉक में आ जाता है, तो जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। गाँव के अंदर दूर दराज क्षेत्र में अगर मान लो आपका रिटेल शॉप है तो वहाँ पे लीड टाइम ज्यादा होगा, और अगर शहरी क्षेत्र में है तो लीड टाइम जनरली कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का इसमें से क्या फंक्शन है? ऑप्शन है मिनिमाइजेशन ऑफ आउट ऑफ स्टॉक डेंजर, ऑप्शन बी है टू मेंटेन ऑप्टिमम स्टॉक, ऑप्शन सी है टू फोरकास्ट मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन, एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल। देखिए इन्वेंट्री का मतलब ये सारी चीजें। इन्वेंट्री का कंट्रोल क्या होता है? इट इज मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑप्टिमम स्टॉक एट ए लेवल एट विच परचेजिंग एंड स्टोरिंग कॉस्ट आर एट लोवेस्ट। यहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट या स्टॉकिंग कॉस्ट सबसे कम हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। यानी कोई भी सामान इतना भी नहीं लेके आना है कि उसके लिए हम स्टॉक करने के लिए जगह नहीं बचे, और कोई आइटम इतना भी कम नहीं लाना है कि उसको हमें बार बार लाना पड़े, ठीक है ना? तो इन्वेंट्री यही चीज दिखाती है कि मिनिमाइजेशन ऑफ आउट ऑफ स्टॉक डेंजर हो, यानी कोई आइटम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आउट ऑफ स्टॉक चला जाए। या फिर हमें क्या करना है, ऑप्टिमम स्टॉक को मेंटेन करना है, जो भी मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके हिसाब से चलना है। जैसे कि मान लो सीजन आ गया आपका कोल्ड का, तो उस हिसाब से कोल्ड की जो भी मेडिसिन है वो पहले ला के रखनी है, ठीक है ना, मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार। ऐसे नहीं कि कोल्ड के सीजन में अपन गर्मियों की चीजें ला के रख दें, है ना, वो नहीं लाना है। यानी जो भी आपको वो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है फोरकास्ट मार्केट की उसके हिसाब से चलना, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। यही आपकी इन्वेंट्री। ऐसा नहीं कि आप अपना जो भी पैसा है वो जो मेडिसिन आपकी जहां आपको चाहिए कि गर्मियों के सीजन में समर सीजन में चाहिए कि वो आप विंटर सीजन में मंगा लो, और उसके अनुसार आप लगभग 5-6 महीने का जो भी आपका इन्वेंट्री है उसको अनबैलेंस कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका आइटम जो रनिंग चल रहा है उसी को आपको परचेज करना है। ये आपका इन्वेंट्री का फंक्शन बताता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, यानी जो भी आपकी इंडिविजुअल की एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है वो किसके अंदर रिप्रेजेंट की जाती है? ऑप्शन है बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है जर्नल, ऑप्शन सी है लेजर बुक, एंड ऑप्शन डी है ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट्स में ही कितना एसेट्स किसी पर इंडिविजुअल के पास में है, कितनी लाइबिलिटीज है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब देनदारियां, यानी कितना से वो मांगता है और कितनों से वो लेना चाहता है। लेनदारियां और देनदारियां हिंदी में देखें तो वो आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कहलाती है, और ये बैलेंस शीट के अंदर आता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जर्नल और सब्सिडरी बुक की, है ना, जर्नल को ही सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। ये बुक होती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आती है, तो जर्नल है सब्सिडरी बुक है, ये दोनों ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आती है। ये प्राइमरी बुक्स होती है ना। फिर आता है लेजर। लेजर क्या है? सेकेंडरी बुक है, जो कि सब्सिडरी बुक से ही बनाया जाता है।
उसको कंपाइल करके काम में क्या लिया जाता है, यानी जर्नल को कंपाइल करके या फिर सब्सिडरी बुक को कंपाइल करके लेजर बनाया जाता है। तो लेजर क्या है, ए कंपाइलेशन ऑफ वेरियस अकाउंट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जितनी भी आपकी सब्सिडरी बुक्स है उनका कंपाइलेशन इज कॉल्ड लेजर। ये सेकेंडरी बुक्स है। प्राइमरी बुक्स कौन सी होगी, जर्नल और सब्सिडरी बुक। फिर उसके बाद में आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, लेजर के थ्रू जो बैलेंस बनाया जाएगा ट्रायल बैलेंस, वो आपका ट्रायल बैलेंस रहेगा। इसमें स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस रहेगा, जिसमें जो भी आपका स्टेटमेंट लेजर बुक में था वो अपीयर इसमें होगा। एंड दीज आर प्रिपेयर्ड बाय लेजर्स। ट्रायल बैलेंस किससे बनाया जाता है, लेजर से। सेकेंडरी बुक से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। देखिए, अगर हम कोई अकाउंट की बात करें तो एक तो होता है लेफ्ट साइड, दूसरा होता है राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड की जो भी एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड डेबिट्स। डेबिट्स यानी जो हम दे देते हैं, जो हमसे खर्च हो जाता है, जो भी चीजें खर्च होती है वो डेबिट्स कहलाती है। जो अपने पास आती है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट्स। क्रेडिट्स कौन सा होगा, जो राइट साइड की एंट्रीज होगी वो क्रेडिट्स कहलाएगी, और जो लेफ्ट साइड की एंट्रीज होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डेबिट्स कहलाएगी। ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि लेफ्ट साइड की एंट्री है तो कौन सा है, डेबिट है। राइट साइड की एंट्री है तो क्या है, क्रेडिट। इसका भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी ये बुक्स है, कौन कौन सी बुक अपना ओरिजिनल एंट्री की है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है। देखिए, जर्नल से बनता है लेजर और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, है ना, इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज। कौन सा एक फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्टॉक, ऑप्शन बी है मशीनरी, ऑप्शन सी है कैश एंड ऑप्शन डी है ट्रेडमार्क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मशीनरी। देखिए, फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट का मतलब हुआ जो भी चीजें हमारे पास फिक्स्ड है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन ले लिया हमने, कोई लैंड परचेज कर ली, कोई फर्नीचर ले लिया, जो कि क्या है कि जो आपका कंज्यूम नहीं होगा। बिल्डिंग है, मशीनरीज है, लैंड है, फर्नीचर है, ये आपका फिक्स्ड एसेट में चला जाता है। इसके अलावा करंट एसेट्स जो कि कंज्यूम होता रहता है, वापस बनता है, वापस आ सकता है, वापस चला जाता है, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। इसके अंदर जो आइटम आएंगे वो है स्टॉक, साथ साथ आपका कैश। जो भी आपका कैश है वो करंट एसेट्स में रहेगा। इसके अलावा डेप्टर्स, डेप्टर्स है वो भी आपका करंट एसेट्स में रहेगा। एक थर्ड होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए, ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिक्स्ड एसेट के एग्जाम्पल क्या है, करंट एसेट्स के एग्जाम्पल क्या है, और इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल क्या है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया ट्रेडमार्क। जैसे कोई कंपनी है या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी है या फिर कोई मेडिकल एजेंसी है, तो उसका पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क से वो चलता है, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अलावा उसका कोई पेटेंट किया हुआ है, उसका कोई कॉपीराइट है जो कंज्यूम नहीं होता है ना, वो इंटेंजिबल एसेट्स है। ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट ये फिजिकली नहीं होते हैं, बाकी ये एक्चुअल में क्या है, कंज्यूम भी नहीं होते, ठीक है ना, इसलिए इसको इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रिटेलर एट ए केमिस्ट शॉप परचेज ड्रग फ्रॉम होलसेलर। रिटेलर ने ना परचेज किया ड्रग कहाँ से, होलसेलर से। एंड होलसेलर सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चरर से। पहले रिटेलर रिटेलर ले रहा है होलसेलर से और होलसेलर ले रहा है मैन्युफैक्चरर से। तो आपको बताना है कि यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेलर क्या है। रिटेलर का जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है 0 लेवल, ऑप्शन वन है बी है 1 लेवल, ऑप्शन सी है 2 लेवल एंड ऑप्शन डी है 3 लेवल। तो देखिए, यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम जान लेते हैं। और आपको फिर से बता देते हैं कि आपके कोई भी मित्र अगर फार्मासिस्ट एग्जाम की, जीपीएट एग्जाम की, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही अभी फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे आप हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और हमारे जो भी पीडीएफ नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 लेवल। जैसे देखिए, अगर हम बात करें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तो दो तरीके के चैनल होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट चैनल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। देखिए, डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर से अगर मान लो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास में कोई आइटम आता है, जहां से मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर होते ही सीधा का सीधा कंज्यूमर के पास में चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट चैनल। ये आपका 0 लेवल कहलाता है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है, डायरेक्टली ये यहाँ पे आ रहा है।
सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट स्टेज। इनडायरेक्ट स्टेज में क्या होता है, वन स्टेज में पहले तो मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर से गया रिटेलर के पास में, रिटेलर से गया कंज्यूमर के पास में। तो यहाँ पे एक मिडल मैन हो गया, दैट इज रिटेलर। रिटेलर क्या हो गया यहाँ पे, वन मिडल मैन। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वन स्टेज। ऐसे ही मैन्युफैक्चरर से गया होलसेलर के पास में, होलसेलर से गया रिटेलर के पास में, रिटेलर से गया कंज्यूमर के पास में, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में था, है ना। रिटेलर ने होलसेलर से लिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से लिया। तो कंज्यूमर तक आते हुए जो सबसे लास्ट स्टेज है वहां तक आते थे ये इसमें टू मिडल मैन बन गए। एक तो कौन बन गया, होलसेलर, और दूसरा बन गया रिटेलर, इसलिए इसको बोलते हैं टू स्टेज। और थ्री स्टेज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, देन गया होलसेलर के पास में, देन गया रिटेलर के पास में, एंड लास्ट में आया वो कंज्यूमर के पास में। जो उपभोक्ता होता है ना, कंज्यूम करने वाला, वो सबसे लास्ट में रहता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थ्री मिडल मैन हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर, इसलिए ये क्या कहलाता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये थ्री स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो आपको पता चल गया होगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में जीरो लेवल रहता है, और वन स्टेज, टू स्टेज और थ्री स्टेज आपके इनडायरेक्ट चैनल के अंदर रहते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जिसका जो है आपका 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये आपका, द मिनिमम स्टॉक लेवल इज, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, उसका फॉर्मूला आपको बताना है। ऑप्शन ए है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स। ऑप्शन बी है रीऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स। ऑप्शन सी है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन एंड देन multiply by normal delivery times. And option D है reorder level plus normal consumption and then multiply by normal delivery times. तो मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए जो रीऑर्डर मिनिमम स्टॉक लेवल रहता है आपका, रीऑर्डर लेवल से आप निकाल लो नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स। उसको अगर हम बाहर निकाल लेंगे से, तो वो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल कहलाएगा। देखिए रीऑर्डर लेवल को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम करेंगे मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इससे हम रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करेंगे, और इस वैल्यू को अगर हम रख देंगे ना ये फॉर्मूले में, तो पूरा का पूरा आपका मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ट्रेड इंक्लूड्स, ट्रेड इसमें से क्या क्या इंक्लूड करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है बाइंग, ऑप्शन बी है सेलिंग, ऑप्शन सी है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ऑप्शन डी है ऑल। आपको बताना है जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। ट्रेड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापार। व्यापार के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखिए व्यापार के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये तो सभी को मालूम है, खरीदना बेचना सब कुछ इंक्लूड होता है, या फिर एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि ऑल। कि ट्रेड यानी व्यापार का मतलब ही यही होता है, बाइंग सेलिंग या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। देखिए ट्रेड को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात, आयात करना यानी इंपोर्ट करना। आयात हिंदी में बोलते हैं आयात। आयात का मतलब, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई सामान अगर दूसरे देश से हमारे देश में आए तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, है ना। राउट इन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दूसरे कंट्री से एक कंट्री के अंदर आए, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। सेकंड हो गया आपका एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं निर्यात। हाँ, तो निर्यात को मतलब क्या हुआ कि सेल आउट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल आउट होना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एंड तीसरा हो गया आपका हो गया इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट का मतलब क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स बाय ए कंट्री टू ए फॉरेन कंट्री फॉर फर्दर सेल टू अनदर कंज्यूमिंग कंट्री। यानी एक कंट्री को हमने उसको सेल किया, और इसलिए सेल किया कि वो उसको फर्दर दूसरी कंट्री को आगे सेल करे, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। जैसे कि लंदन एंड सिंगापुर के अंदर अपन सेल करना है, तो ये आपका इंटरपोर्ट ट्रेड के अंदर आएगा। तो ये ट्रेड के ही पार्ट है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड, है ना। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड द रिटेलर इज, फार्मास्यूटिकल ट्रेड में रिटेलर कौन हो। ऑप्शन ए केमिस्ट, ऑप्शन बी है ड्रगिस्ट, ऑप्शन सी है फार्मासिस्ट एंड ऑप्शन डी है ऑल। आपको बताना है कि फार्मास्यूटिकल ट्रेड के अंदर रिटेलर कौन हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ओ। देखिए फार्मास्यूटिकल ट्रेड की बात करें तो रिटेलर कैन बी डन बाय फार्मासिस्ट, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। द ट्रेड इज न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स। जो भी आपका कॉमर्स है
कॉमर्स है उसका जो न्यूक्लियस है मेन वो आपका ट्रेड ही है। और फार्मास्यूटिकल ट्रेड में जो रिटेलर होता है वो केमिस्ट भी हो सकता है, ड्रगिस्ट भी हो सकता है और फार्मासिस्ट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। इनमें से जो वेयर हाउसिंग होती है ना, वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? भंडारण करना, हिंदी में बोले तो भंडारण करना, स्टोरेज करना। गोदाम क्या होता है? गोदाम। वेयर हाउस का मतलब गोदाम होता है हिंदी में। यानी किसी चीज को अगर अपन स्टॉक करते हैं वहां पे, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग कर लिया अगर किसी चीज की, तो वो किस चीज का हिंड्रेंस करेगा, किस चीज की बाधा को कम कर देगा? ऑप्शन ए है रिस्क को, ऑप्शन बी है स्पॉइलेज को, ऑप्शन सी है टाइम को, और ऑप्शन डी है प्लेस को। तो आपको बताना है कि वेयर हाउसिंग किस चीज को रिमूव करता है, कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि टाइम। अगर मान लो हम किसी चीज को पहले ही स्टोर कर ले, भंडारण कर ले, उसका गोदाम के अंदर रख दें, तो बाद में जब हम कभी भी उसको वापस मंगाएंगे तो हमें टाइम नहीं लगेगा, यानी जो टाइम का हिंड्रेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वेयर हाउसिंग किसको रिमूव करता है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम। देखिए अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों को रिमूव करती है। जैसे इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस अगर ले लिया तो ये रिस्क को हिंडर कर देगा, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क करेगा। ऐसे किसी आइटम का हमने पैकेजिंग प्रॉपर कर लिया है तो वहां पे जो स्पॉइलेज हो रहा है, इम्प्रॉपर पैकेजिंग की वजह से डैमेज हो रहा है, तो उसको ये रिमूव कर लेगा पैकेजिंग, है ना। हिंड्रेंस ऑफ स्पॉइलेज और डैमेज को कर देगा। वे हाउसिंग कर लिया अगर हमने किसी को गोदाम में रख दिया सामान को, तो उसको बार बार लाने का जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको ये हिंडर कर देगा, इट रिमूव हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ठीक है ना। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। बैंकिंग की बात करें तो ये क्या करेगा? फाइनेंस और क्रेडिट के हिंड्रेंस को रिमूव कर देगा अगर बैंकिंग अच्छा सा हो। एंड एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी टेक केयर ऑफ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जो भी आपकी नॉलेज का जो हिंड्रेंस है उसका बारे में जो केयर लेता है वो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी है, वो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज की केयर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक्टिविटीज अराउंड द ट्रेड इन। जो भी आपका ट्रेड है, व्यापार है, उसके चारों ओर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है वो। ऑप्शन है इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है पैकेजिंग, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल। देखिए इंश्योरेंस करवाना या पैकेजिंग करना या फिर ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे के सारे ट्रेड के अंदर ही इंक्लूड है, व्यापार के अंदर ही इंक्लूड है। किसी भी चीज को अपन लेके आते हैं तो पहले उसको इंश्योर करते हैं, उसकी पैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन टाइमली होना चाहिए। दैट आर ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रेड्स। अगला क्वेश्चन है ऑल आर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट। जितने कितने भी फंक्शंस नीचे दे रखे हैं वो सभी के सभी मैनेजमेंट के फंक्शन है, एक को छोड़ के आपको बताना कौन सा फंक्शन नहीं। ऑप्शन है प्लानिंग, ऑप्शन बी है पैकेजिंग, ऑप्शन सी है स्टाफिंग एंड ऑप्शन डी है डायरेक्टिंग। तो आपको बताना कि कौन सा एक मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि पैकेजिंग। पैकेजिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट होता क्या? मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है उसको कंडक्ट करना, उसको मैनेज करने का काम आपका मैनेजमेंट करता है। देखिए मैनेजमेंट के 6 फंक्शन होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, यानी कोई भी बिजनेस होता है ना उसका प्लान भी मैनेजमेंट करता है। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? उसका प्लानिंग से। फिर उसके बाद में ये करता है ऑर्गेनाइजिंग, एक ग्रुप बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और फिर उसमें से क्या करता है? स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट करता है, स्टाफिंग लेके आएगा। फिर उन सभी को डायरेक्शन देगा, डायरेक्टिंग करेगा कि किस तरीके से दिशा निर्देश देगा, कैसे काम करना है। और उनके ऊपर एक कंट्रोल सिस्टम बनाए रखेगा और उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेगा जिससे कि सारे काम उसके एक के बाद एक आसानी से हो सके। तो ये आपका सारे के सारे पार्ट मैनेजमेंट के थे। पैकेजिंग आपका ट्रेड की एक्टिविटी का पार्ट है। पैकेजिंग इज ए पार्ट ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द टोटल कैपिटल इन्वॉल्व इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना कैपिटल इन्वॉल्व होता है, कितना मनी इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 10 लैक्स, ऑप्शन सी है 20 लैक्स एंड ऑप्शन डी है 50 लैक्स। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 10 लैक्स। द टोटल कैपिटल इन्वॉल्व इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 10 लैक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सीनियर मेल मेंबर,
कभी घर के अंदर जो सीनियर मेल मेंबर होता है फैमिली के अंदर, इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन। जो भी आपका सीनियर मेल मेंबर होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो उसको उस मेल मेंबर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है मैनेजर, ऑप्शन सी है दादा एंड ऑप्शन डी है ताऊ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दैट इज कॉल्ड कर्ता। क्या कहलाता है? कर्ता। तो सीनियर मेल मेंबर रहेगा फैमिली के अंदर दैट इज कॉल्ड कर्ता। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो कंट्रोल होता है सीनियर मेल मेंबर और फैमिली के द्वारा, तो उसको हम कर्ता बोलते हैं। अगर सेल प्रोपर्टीयरशिप होगी तो वन मैन बिजनेस होगा, और बिजनेस इन पार्टनरशिप, अगर कोई भी बिजनेस अपन पार्टनरशिप में करें तो दैट इज कॉल्ड फर्म। अगर कोई बिजनेस हम पार्टनरशिप के अंदर करें तो दैट इज कॉल्ड फर्म। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन पार्टनरशिप बिजनेसेस। पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम कितने पर्सन इंक्लूड हो सकते हैं? ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20 एंड ऑप्शन डी है 50। तो यहाँ पे आपको आंसर रहने वाला ऑप्शन सी यानी कि 20। अगर मान लो अपन कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करें तो वहां पे मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। देखिए, बिजनेस इन पार्टनरशिप इज कॉल्ड फर्म। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस होता है तो उसे हम फर्म कहते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए फर्म इज 20। देखिए, जनरल पार्टनरशिप होती है जहाँ पे पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ फर्म। ये होती है लिमिटेड पार्टनरशिप जिसमें 2 टाइप की पार्टनर्स हो सकते हैं। एक तो हो गया जनरल पार्टनर जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज रहेगी, एंड एक हो गया लिमिटेड पार्टनर जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटीज रहेगी। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग की बात करें, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बिजनेस कहें तो 20। अगर हम बैंकिंग में मैक्सिमम पार्टनर की बात करें तो वहां पे होगा आपका 10। बैंकिंग की बात करें तो मैक्सिमम पार्टनर कितना होंगे? 10। यहाँ तक आपको सभी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, इन ए फर्म ए पर्सन इज एक्नॉलेज्ड एज ए पार्टनर ड्यू टू देयर गुड बिहेवियर। एक पर्सन को उस फर्म के अंदर पार्टनर के रूप में एक्नॉलेज कर लिया गया क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा व्यवहार था, अच्छा बिहेवियर था। जबकि उसका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, ही हैज नो इन्वेस्टमेंट, नो शेयर इन प्रॉफिट लॉस एंड मैनेजमेंट। तो ऐसे पार्टनर को क्या करेंगे? यानी एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पार्टनर जिसको खाली गुड बिहेवियर के लिए ही उस फर्म के अंदर लिया है, तो उस पार्टनर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नॉमिनल पार्टनर, ऑप्शन बी है माइनर पार्टनर, ऑप्शन सी है पार्टनर बाय एस्टोपल्स एंड ऑप्शन डी है इनएक्टिव पार्टनर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि पार्टनर बाय एस्टोपल्स। यानी देखिए, एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है? एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है वर्किंग पार्टनर। तो भी आपका वर्किंग पार्टनर है दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। इनएक्टिव पार्टनर का मतलब स्लीपिंग पार्टनर, जो सो रहा है। पार्टनर तो बना हुआ है, बाकी वर्क नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, इट इज इनएक्टिव पार्टनर। एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है? नो शेयर इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट लॉस, ओनली हिज नेम लैंड्स एज पार्टनर ऑफ फर्म। नहीं, मान खाली उसका नाम चलता है एज ए पार्टनर ऑफ फर्म, उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट में शेयर नहीं है, प्रॉफिट लॉस में भी शेयर नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। एक होता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब होता है कि ऐसे पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और 18 साल से कम होने की वजह से उसके पास सारे के सारे जो पावर है, राइट्स है, पार्टनरशिप के अभी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे माइनर पार्टनर। एक होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब ऐसा पार्टनर जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है ना, गुप्त रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। एंड अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन पब्लिक कंपनी। आपको ये बताना है कि पब्लिक कंपनी के अंदर कितने पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन ए है 2 to 50, ऑप्शन बी है 10 to 50, ऑप्शन सी है 50 to 100 एंड ऑप्शन डी है मिनिमम 7 एंड नो अपर लिमिट। आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन पब्लिक कंपनी आर कितने। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है उसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मिनिमम तो 7 है और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। तो आपके नंबर ऑफ पर्सन पब्लिक कंपनी में इन्वॉल्व हो गए। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, फॉर प्राइवेट कंपनी,
तो नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, 2 से लेकर 50 तक होने। और पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो अपर लिमिट। यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। और गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो एटलीस्ट 51% शेयर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। यानी अगर मान लो किसी कंपनी का शेयर 51% गवर्नमेंट के पास है तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी। तो देखिए दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से लिए थे। आपको फिर से बताता हूँ कि हमने हमारे ऐप पर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का बैच, टारगेट जीपेट एग्जाम 2024-25 का बैच, फार्मासिस्ट एग्जाम बैच, एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम बैच जिसमें हम क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, ये सारे ही हमने एक नॉमिनल प्राइस में लॉन्च कर रखे हैं। और अभी इन सभी में 40% तक डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 360 डिग्री कवरेज के साथ मिल रहा है। तो आज ही फार्मा कंसेप्ट ऐप को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितना अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी करें, जितने आप उसके क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे। तो इसके लिए आप फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज या फिर जीपीएट एग्जाम की टेस्ट सीरीज या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप से जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज वीकली टेस्ट, लाइव टेस्ट के हिसाब से मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इनकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। इसमें 360 डिग्री का कवरेज है। मात्र ये सारी टेस्ट सीरीज 500 रुपीज में है। और अगर इसमें डिस्काउंट देखते हैं, 40% आज का डिस्काउंट लेकर चलते हैं, तो मात्र ये सारी टेस्ट सीरीज आपको 300 रुपीज में मिलने वाली। तो आज ही इनको भी जरूर ज्वाइन करें। और आज की क्लास अपन यही कंप्लीट करते हैं। आशा है आपको आज की क्लास में सारा समझ में आया होगा। आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।